ये है अकाउंटेंसी क्लास 11 चैप्टर 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड आईएफआरएस। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है और आईएफआरएस यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ये क्या होता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मीनिंग से स्टार्ट किया गया है। द टर्म स्टैंडर्ड्स डिनोट अ डिसिप्लिन। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो स्टैंडर्ड्स है इसका बेसिकली मतलब होता है डिसिप्लिन। जैसे कि अकाउंटिंग का आप काम करते हो तो कुछ गाइडलाइन होता है, कुछ डिसिप्लिन होता है, उसको फॉलो करते हुए हमें अकाउंटिंग का काम करना होता है। उसी की यहाँ पर बात किया गया है। देखो, विच प्रोवाइड बोथ गाइडलाइन एंड येट स्टिक फॉर एवोल्यूशन। यानी कि देखो, मैंने सिंपल सा बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब होता है कि देखो, स्टैंडर्ड यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि स्टैंडर्ड का मतलब होता है डिसिप्लिन। कैसा डिसिप्लिन? यानी मान लीजिए कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी है, उसने क्या किया कि कुछ गाइडलाइन बनाया, कुछ रूल्स बनाया, उसको फॉलो करते हुए जितने भी जितने भी आपके आपके संस्था हैं, आपके बिजनेस के कंपनी हैं, वो उन्हें जितने भी बिजनेस के कंपनी हैं उन सभी को इस गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। ये यहाँ पर ये बताया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। देखो आगे क्या दिखाता है। इस गाइडलाइन में बताया गया है कि देखो, एज गाइडलाइन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड यूनिफॉर्म प्रैक्टिस एंड कॉमन टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग रिलेटिंग टू द मेजरमेंट, वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। देखो, सिंपल सा इसका मतलब ये है कि ये जो गाइडलाइन है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो ये गाइडलाइन है वो यूनिफॉर्म प्रैक्टिस होता है। यानी कि इस गाइडलाइन को सभी ऑर्गेनाइजेशन को, जितने भी संस्था हैं बिजनेस के, उनको समान तरीके से फॉलो करना होगा। ये नहीं कि कुछ कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग तरीके से अपना अपना गाइडलाइन बनाया है तो एक है तो कोई अलग तरीके से बनाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे यहाँ पर आता है 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर। देखो, हम लोगों ने अभी तक देखा कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट। अब पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? कुछ गाइडलाइन होता है और एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद सेकंड आता है या इशू बाय द रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग बॉडी। यानी कि जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो गाइडलाइन है उसको कौन बनाता है? उसको बनाता है अकाउंटेंसी बॉडी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लो ये, जिसने जो हमें अभी आगे पढ़ना है आईएफआरएस, जैसे कि हुआ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये क्या है? ये एक बॉडी है जो कि बनाता है, किसे बनाता है? ये जो गाइडलाइन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, उसको गाइडलाइन को बनाता है। आगे आता है कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है किससे रिलेटेड होता है? रिलेशन टू वेरियस एक्सपेक्ट ऑफ मेजरमेंट। यानी कि न्यूमरस इंफॉर्मेशन, जितने भी अगर आप अकाउंटिंग का काम करते हो बिजनेस में, उसमें कितने सारे नंबर्स में आपके इंफॉर्मेशन आते हैं कि आपका प्रॉफिट इतना नंबर में जनरेट हुआ है, लॉस आपको इतना हुआ, ये आपको पता चलता है ना। तो वही जो आपका मेजरमेंट करता है देन आ गया आपका ट्रीटमेंट। जैसे कि आपको क्या अब आगे करना चाहिए। आपको मान लीजिए लॉस हो गया, तो लॉस के लिए अगर आपको लॉस हो जाता है तो बिज़नेस को वापस ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए, इसमें ये बताया गया है। ये बेसिकली आप समझ लो कि गाइडलाइन है। मैंने बोला ना गाइडलाइन। उसके बाद आता है आपका डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। यानी कि एक बिज़नेस में जितने भी तरह के इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, जितने भी अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन हो सकते हैं कि बिज़नेस का क्या सिचुएशन है, प्रॉफिट कितना है, लायबिलिटी कितना है, एसेट कितना है, ये सब जितने भी अलग अलग सिचुएशन हो सकते हैं उसको ये डिस्क्लोज करता है। डिस्क्लोज है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन और इवेंट, यानी कि जितना भी लेन देन होता है फाइनेंशियल टर्म में उसको ये डिस्क्लोज करता है। ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि क्या कारण है, हम लोग क्यों करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है। देखो, इसमें आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील मेनली विद द सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मेजरमेंट एंड डिस्क्लोज यूजर अ प्रोडक्ट एज अ सेट ऑफ फेयरली प्रेजेंटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द मेन एम ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्रेमिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू मेक श्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एडिक्वेट एंड कंप्लीट इन डिस्क्लोजर। देखो यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है? जितने भी फाइनेंशियल मेजरमेंट होते हैं, यहाँ हम लोग ने बात किया था, जितने भी फाइनेंशियल मेजरमेंट होते हैं उसको क्या करता है? डिस्क्लोज करता है, सबको दिखाता है। और कैसे दिखाता है? फेयरली प्रेजेंटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकलता है अकाउंटिंग करने के बाद उसको अच्छे तरह से दिखाता है। ये नहीं कि एकदम फेयरली दिखाता है, उसमें कुछ गलत नहीं होता है, एकदम हर चीज़ राइट होता है। और जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेन गोल होता है, जो मेन लक्ष्य होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, वो होता है एडिक्वेट एंड कंप्लीट इन डिस्क्लोजर। यानी इसका मतलब होता है पर्याप्त। सिंपल सा समझ लो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिजनेस का सारा इंफॉर्मेशन, सारा लगभग मतलब सब इंफॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड कर देगा, उसको डिस्क्लोज कर देगा और वो इंफॉर्मेशन आपके लिए पर्याप्त होगा। सिंपल सा यही बताया गया है। देखो नेक्स्ट में है कि इन शॉर्ट में कहें तो द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हम लोग ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। तो देख लो यहाँ पर कुछ फॉलोइंग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, कुछ पर्पस दिया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या होता है? पहले आता है आपका
टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो फ्रेमवर्क क्या या मतलब कि रूपरेखा तैयार करता है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंस अकाउंटिंग करने के बाद जो भी डिसीजन निकलेगा, जो कि जितना भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकलेगा, इंफॉर्मेशन निकलेगा, उसको रूपरेखा देगा, उसको एक सही तरह से डिज़ाइन करके प्रेजेंट करेगा, सही तरह से डिज़ाइन करके उसको आपको दिखाएगा। सेकंड आता है टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज़ डन बाय रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ डिजाइन काउंटिंग प्रैक्टिस। देखो सिंपल सा मैंने अभी बताया है कि कैसा फ्रेमवर्क तैयार करता है, अब वो फ्रेमवर्क जो तैयार करता है उसको प्रेजेंट करता है, ये तो हम लोग ने देखा। लेकिन सेकंड नंबर में ये बताया गया है कि ये यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करता है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि जैसे कि आप कोई एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, कोई एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हो, तो उसको उसी के हिसाब से आपका जितना भी बिजनेस है वो आगे तक सालों साल तक चलते रहेगा। और ये एक बिज़नेस की बात नहीं की जा रही है, ये कंट्री में जितने भी बिज़नेस होते हैं, वर्ल्ड में जितने भी बिज़नेस होते हैं उसके बारे में बात कर रही है। और अकाउंटिंग यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने से क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने से होगा कि डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिस, मतलब कि मैंने बताया कि अलग अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग बिजनेसमैन होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएँ होती हैं, वो अलग अलग तरीका आजमाती हैं क्या करने के लिए, अपना जितना भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको पेश करने के लिए। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामी आ जाता है, कभी क्या होता है कि वो सही नहीं होता है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको डाइवर्स मतलब अलग अलग जितना भी प्रैक्टिस है, जितना भी अलग अलग तरीका है, उसको करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आ गया आपका टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर मीनिंगफुल एंड कंपेरेबल, यानी कि देखो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका तैयार होगा, अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो तैयार होगा अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग करने के बाद, उसको क्या करेगा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसको ज़्यादा मीनिंगफुल और कंपेरेबल बना देगा। मीनिंगफुल इन द सेंस कि आप बहुत अच्छे से उसे समझ सकते हो, और जो कंपेरेबल का मतलब यह होता है कि तुलनाएं, मतलब कि आप जैसे कि आपका इंफॉर्मेशन है और किसी दूसरे बिजनेस वाले का इंफॉर्मेशन है, उसको जब आपस में कंपेयर किया जाएगा तो अलग अलग नहीं आएगा, एकदम फेयरली होगा, मतलब कि आपका एक अच्छे तरह से प्रेजेंट किया जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। फिर नेक्स्ट आता है टू हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिस फॉलो बाय बिजनेसमैन, यानी कि मिलाना, मेल करना, ये मिलाना होता है। हार्मोनाइज मतलब मिलाना। अगर अकाउंटिंग का आपका जो पॉलिसी है और जो प्रैक्टिस है, जो कि आप सालों साल तक उसे बिजनेस में इंप्लीमेंट करते आ रहे हो, उसको सही से ये मिला सकता है। नेक्स्ट आता है आपका टू स्टैंडर्डाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी का यहाँ पर अलग अलग जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो जितने भी कंपनीज होते हैं, वो क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से चलोगे तो उसमें क्या होगा कि आपको स्टैंडर्डाइज यानी मेल करने में आपको बहुत आसानी होगा। यानी कि आप जब अपना अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन है उसको, और जो आपका विरोधी है उसका जो इन्फॉर्मेशन है, उसको जब आप मैच करोगे तो आपको एकदम फेयर, जितना भी आपको सच्चाई है वो सच्चाई सामने आ जाएगा। सिंपल सा मतलब ये है। नेक्स्ट आता है हेल्प द ऑडिटर इन द ऑडिट ऑफ अकाउंट, यानी कि जो अकाउंट का काम करता है, अकाउंट बनाता है, अकाउंट का काम करता है, उसको हेल्प मिलता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते समय जो ऑडिटर है, जो अकाउंटिंग का काम करता है, उसको ऑडिटर करने में, जो ऑडिट करने में अकाउंट को हेल्प मिलता है, मदद मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका नीड्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या ज़रूरतें हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि जो गाइडलाइन होते हैं, जो अलग अलग अकाउंटिंग बॉडीज़ बनाती है, उसका क्या ज़रूरत है हम सभी को, ये देखो पहला आता है इंप्रूव द रिलेटिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि फेथफुलनेस। अब इंप्रूव द रिलेटिबिलिटी यानी फेथफुलनेस, और क्रेडिबिलिटी यानी साख। देखो इम्प्रूव करता है रिलेटिविटी को, यानी कि आप किसी से कंपेयर करोगे तो उसे रिलेट करने में आप मतलब कि मान लो कोई और डाइवर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, किसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग इन्फॉर्मेशन आ जाता है। मैंने फिर बता रहा हूँ, अलग अलग इन्फॉर्मेशन आ जाता है, कभी गलत होता है तो कभी क्या होता है। लेकिन अगर आप रिलेटिविटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सही से यूज़ कर रहे हो, नीड है आपको, और उसका आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको फेथफुलनेस यानी कि आपको इस पर बिलीव हो जाएगा। सेकंड आता है क्रेडिबिलिटी यानी साख, यानी कि आपको अपने बिजनेस का सारा इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। कैसा इन्फॉर्मेशन, जितना भी आपके बिजनेस में इन्फॉर्मेशन है, वो फाइनेंशियली हो या अलग अलग इन्फॉर्मेशन हो, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने से, इसके गाइडलाइन को फॉलो करने से आपका वो बेस लेवल से लेके ऊपर तक आपको सारा इन्फॉर्मेशन जानकारी हो जाएगा। यहाँ देखो सेकंड आता है आपका इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड कैपेबिलिटी। ये जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको कंसिस्टेंसी देता है। अगर आप इसे एक बार इस्तेमाल करते हैं
तो आपके बिजनेस में स्थिरता, आपको बिजनेस को ये स्थिरता प्रदान करता है। साथ में कंपेरेबिलिटी, यानी कि कंपेयर करने में अपने बिजनेस का किसी और के बिजनेस के साथ कंपेयर करने में बहुत ईजी होता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की जा रही है। नेक्स्ट आता है कि जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये हार्मोनाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। ये अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी और जो प्रैक्टिस है उससे ये मिलता जुलता है, मिलान करता है अपना, और मिलान करने के बाद एक जो परफेक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि गाइडलाइन है उसको तैयार करता है। अब आपका नेक्स्ट आता है डेवलप ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग नॉर्म्स, यानी कि ये इंश्योर द रिपोर्ट ऑफ अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी कि आपके बिजनेस से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि ओनर हो गया, मतलब प्रोप्राइटर हो गया, आपका जो मैनेजर हो गया, स्टाफ्स हो गया, क्लर्क हो गया, आपका क्रेडिटर हो गया, आपका जो इन्वेस्टर हो गया, उन सभी को एक ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग नॉर्म्स, यानी कि ये इंश्योर करते हैं कि जो रिपोर्ट आता है उसको एक अच्छे से अंडरस्टेबिलिटी यानी कि एकदम सही से समझ पाएँ। यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फ़ायदा है। नेक्स्ट आता है आपका रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एमोंग वेरियस ग्रुप। अलग अलग जितने भी ग्रुप हैं उसमें ये कॉन्फ्लिक्ट को रोकता है। अलग अलग जो ग्रुप होते हैं, ये बिजनेस के अंदर भी कह सकते हो, इंटरनल भी और बाहर भी, जितने अलग अलग ग्रुप्स होते हैं उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट को ये रोकता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नेक्स्ट आता है कि देखो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एमोंग वेरियस ग्रुप ऑफ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। बेसिकली यहाँ वही बात किया जा रहा है कि जो इन्वेस्टर होता है, क्रेडिटर होता है, प्रोप्राइटर होता है, उनके बीच अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, कोई झगड़ा ना हो जाए किसी बात को लेकर, इसको अगर ये आप गाइडलाइन को फॉलो करते हो तो आपको आपका बिजनेस में ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं आएगा। ये बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर 6 नंबर, फैसिलिटेट यूनिफॉर्म प्रिपरेशन एंड रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूनिफॉर्म मतलब मैं पहले बता चुका हूँ कि एक समान तैयारी, यूनिफॉर्म प्रिपरेशन है। जैसे कि मान लो कि अगर आपको कोई कंपेयर करना है, आपको अपने बिजनेस में से आपको आपका पिछला रिटर्न कैसा था, अभी का रिटर्न कैसा है, मतलब परफॉर्मेंस कैसा है बिजनेस का, अगले साल, पिछले साल कैसा था, इस साल कैसा है, उसको सही से आपको मैचिंग करना है, उसको सही से आपको मैचिंग करना है। तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो उसका रोल बढ़ जाता है। वो एक समान तैयारी के साथ आपका जितना भी रिपोर्ट है उसको तैयार करता है। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल फॉर टू एडिटर। मैंने यहाँ पर बताया है कि देखो यहाँ पर मैंने बताया था हेल्प द ऑडिटर इन ऑडिट द अकाउंट, यानी कि जो ऑडिटर होता है, अकाउंट का जो काम करता है, आप उसे कह सकते हो कि अकाउंटेंट हो गया, वो बुक कीपर हो गया, उन लोगों को हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो ये गाइडलाइन है वो ऑडिटर को, जो अकाउंट का काम करता है, उसको मदद करता है और ईजी बना देता है अकाउंटिंग का काम करने के लिए। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देखो ये क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। हार्मोनाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी थ्रू आउट द वर्ल्ड, द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कम्युनिटी IASC, ये आपको याद रखना है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कम्युनिटी वाज सेट अप इन 29 जून 1973 विद द हेडक्वार्टर इन लंडन। 16 accounting bodies and 9 countries signed the agreement and constitute for its formation. At present, the number of professional body in the IASC, यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग, देखो यहाँ पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कम्युनिटी में ये रिप्रेजेंट करता है अभी के समय। देखो सिंपल सा मैं बता देता हूँ कि जो ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये क्यों बनाया गया, ताकि पूरे वर्ल्ड वाइड में, पूरे दुनिया में, पूरे अर्थ पर एक ही सिस्टम को फॉलो किया जाए, एक ही गाइडलाइन को फॉलो किया जाए। इसका ये मोटिव था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहाँ पर देखा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कम्युनिटी को बनाया गया। क्यों बनाया गया ये हम आगे देखते हैं। वह सेटअप इन, देखो 1973 में 29 तारीख को, जून के महीना में क्या हुआ, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कम्युनिटी को बनाया गया और उसका हेडक्वार्टर था लंदन में। 16 अकाउंटिंग बॉडी फ्रॉम 9 कंट्री। देखो ये जो सबसे पहले इसको 1973 में बनाया गया था, उस समय 9 कंट्री ने 9 देश के 16 अकाउंटिंग बॉडी, अकाउंटिंग के अलग अलग बॉडीज़ होते हैं, उसको 9 देश के 16 अकाउंटिंग बॉडीज़ को साइन किया एंड एग्री कॉन्स्टिट्यूट फॉर द फॉर्मेशन। एक मतलब ये जो है अकाउंटिंग, ये जो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कम्युनिटी को एक साथ बनाने का, फॉर्म करने का यहाँ पर प्रस्ताव पास हुआ था। एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, और आज के समय में सिचुएशन ये है कि इंटरनेशनल जो ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कम्युनिटी, इसके जितने भी मेंबर हैं, ये देखो 100 से ज़्यादा देश, 100 से ज़्यादा कंट्री इसके पार्ट हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कम्युनिटी IASC के पार्ट हैं, और 140 से ज़्यादा IASC का बॉडीज़ है, अलग अलग अकाउंटिंग बॉडी।
ये तो हमने समझ लिया कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कम्युनिटी को फॉर्म कब किया गया था, उसका मतलब कहाँ पे फॉर्म किया गया था, कितने देश थे उसके अंदर। लेकिन देखो इसको बनाने का सबसे कारण क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ IASC देखो, टू फॉर्मुलेट देखो प्रमोट देयर वर्ल्ड वाइड एक्सपेक्टेंसी एंड ऑब्जर्वेशन एंड देखो सिंपल सा यही बताया गया है कि देखो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि एक ऐसा स्टैंडर्ड तैयार किया जाए, ऐसा एक प्रस्ताव पास हुआ कि एक ऐसा गाइडलाइन यानी अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड को तैयार किया जाए, अकाउंटिंग के ऐसे गाइडलाइन को तैयार किया जाए जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में काम करेगा, एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पूरे दुनिया में फॉलो किया जाए। क्योंकि होता था कि अलग अलग देश के पास अलग अलग अपना अकाउंटिंग का गाइडलाइन हुआ करता था, लेकिन पूरे वर्ल्ड में पूरे जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें केवल एक गाइडलाइन हो, इसीलिए इसका फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ देख लो, टू वर्क जनरली फॉर इम्प्रूवमेंट हार्मोनाइजेशन एंड रेगुलेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बना इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाया ही इसलिए गया था ताकि जो जितने भी पूरे वर्ल्ड में हैं इम्प्रूवमेंट लाए जा सके। मैंने बताया था कि अलग अलग देश में या फिर अलग अलग जितने भी कंपनीज़ हैं वो अलग अलग अपना हो गया या रीजनल अकाउंटिंग का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करती थी। उसमें प्रॉब्लम ये आता था कि जितने भी कभी होता था कि प्रॉफिट जितने भी डेटा कलेक्ट होते थे अकाउंटिंग करने के बाद, जो लास्ट में डेटा मिलता था, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलता था, वो होता था कि करेक्ट नहीं होता था, पूरे तरह से सही नहीं होता था। इसीलिए उसको इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए इस बॉडी का निर्माण किया गया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कम्युनिटी का बनाया गया। आगे आता है अपना, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, देयर इज़ नीड फॉर डेवलपमेंट एंड एक्सपेक्टिंग ऑफ ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन May 17, 2000 द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमिटी IOSCO कम्युनिटी मतलब दिस वॉज गिवन अ मेजर बूस्ट इन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखो आगे चलकर देखो नीड फॉर डेवलपमेंट, देखो यहाँ पर पूरे ग्लोबलाइज यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड में देखो नीड्स ऑफ डेवलपमेंट, अकाउंटिंग का जो ये स्टैंडर्ड था उसमें डेवलपमेंट का ज़रूरत था, विकास का ज़रूरत था। इसीलिए मई के महीने में 17 तारीख 2000वां साल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कम्युनिटी IOSCO का यहाँ पर इसको बनाया गया, इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस कम्युनिटी को खड़ा किया गया, बनाया गया। दिस वॉज गिवन अ मेजर बूस्ट इन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें ये जो कम्युनिटी है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IOSCO, ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, ये जो बहुत बड़ा बूस्ट दिया, यानी कि जो यहाँ पर डेवलपमेंट का बात किया जा रहा है तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ इसके कारण से। देखो आगे हम लोग देखते हैं, ये तो बात रहा पूरा ग्लोबलाइज का यानी पूरे वर्ल्ड वाइड का। लेकिन इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि सिंपल भाषा में समझो कि कौन सा गाइडलाइन फॉलो किया जाता है इंडिया में। ये देखो यहाँ क्या लिखा है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, द काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI कंस्टिट्यूट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB ऑन 21 अप्रैल 1977। देखो मैंने बताया ना कि अलग अलग देश में अलग अलग गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है। तो इंडिया में, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो ये है काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, देखो ICAI ने जो ये चार्टर अकाउंटेंट का ये जो इंस्टीट्यूट है उसने क्या कि कंस्ट्रक्ट किया, बनाया, किसको बनाया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी को पूरे भारत में लागू करने के लिए 1977 में अप्रैल का महीना था, 21 तारीख को इसको तैयार किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी को इंडिया में ASB को, ये याद रखना। और जो ये ASB है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी इज़ इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेटिंग स्टैंडर्ड कीपिंग इन व्यू ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड लीगल रिक्वायरमेंट इन इंडिया। देखो जो ये जो है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी जो है वो क्या है कि आपका पूरे मतलब कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट को साथ लेकर जो ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट है उसको साथ में लेकर काम करने वाला था, एक ऐसा बॉडी बनाया गया। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द मेन फंक्शन ऑफ ASB जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी है उसका मेन फंक्शन क्या है। पहला ये है कि आइडेंटिटी एरिया इन विच यूनिफॉर्मिटी स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड एंड पब्लिक। देखो सिंपल सा है कि भारत की बात करें तो इंडिया में कितने सारे स्टेट हैं, कितने सारे अलग अलग एरिया हैं, वहाँ पर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं होता है, यानी कि कोई एक अकाउंटिंग का गाइडलाइन फॉलो नहीं किया जाता है, अलग अलग एरिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग गाइडलाइन फॉलो होता है। तो इसको सुधारने के लिए उसको पहले आइडेंटिफाई किया गया उस एरिया को जहाँ पर यूनिफॉर्मिटी नहीं है, और वहाँ पर जहाँ पर यूनिफॉर्मिटी है, जो सामान्यपन का ये जो बात किया जा रहा है
ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडीज़ में उसको जहाँ पर ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया, आइडेंटिफाई किया गया। विल फॉर्मुलेटिंग द स्टैंडर्ड द ASB टेकन इनटू कंसिडरेशन द एप्लीकेबल लॉ, कस्टम, यूजर्स एंड प्रिवलिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। देखो यहाँ पर क्या है कि जो ASB है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी है, जिसको चार्टर अकाउंटेंट ऑफ ICAI ने तैयार किया है इंडिया के लिए, भारत के लिए, उसको तैयार किया गया था। देखो उसको तैयार किया गया था, जितने भी कानूनी दाव हैं, लॉ को, कस्टम को, यूजर्स को, जितने भी उनके जनता हैं, प्रिविलेजेस बिजनेस इन्वायरमेंट, कैसा बिजनेस इन्वायरमेंट होना चाहिए भारत में, कैसा इंडिया में बिजनेस इन्वायरमेंट है, उस सबको ध्यान में रख के किया गया है। ऐसा नहीं है कि अपने मन से कर दिया गया है, कोई चीज़ को देखा नहीं गया है, सब चीज़ को ध्यान में रख के इसको तैयार किया गया है। देखो इनिशियल ईयर द स्टैंडर्ड वेयर ऑफ रिकमेंडेटरी इन नेचर बट नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनी। देखो पहले क्या होता था, जब ये देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी बना नहीं था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, उस वक्त क्या होता था कि अलग अलग अपना गाइडलाइन होता था, अलग अलग अपना डिसिप्लिन होता था, अलग अलग बिजनेस का, अलग अलग कंपनी का। तो इसमें क्या हुआ कि जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी आया, ASB आया, तो उसने क्या किया कि देखो यहाँ पर क्या लिखा है, उसने क्या किया कि जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये अकाउंटिंग ASB जो इंडिया में लागू किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसको मैंडेटरी कर दिया। कहाँ के लिए? फॉर ऑल कंपनीज़, जितने भी आपके कंपनीज़ हैं भारत के अंदर, उसको फॉलो करना ही करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसको ICAI ने तैयार किया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी ASB को तैयार किया था, उसको फॉलो करना ही करना है, ये कंपलसरी है। देखो आगे यहाँ पर क्या होता है, सेक्शन 210A के तहत जो ये कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 1999 के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया का, उसको एम्पावर यानी कि समर्थ हो गया है, वो समर्थ हो गया क्या करने में, कंस्टिट्यूट द एडवाइजरी कम्युनिटी टू बी कॉल्ड द नेशनल एडवाइजरी कम्युनिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया का, उन्होंने क्या किया कि कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 1999 के तहत एक एडवाइजरी कम्युनिटी को बनाया, जो एडवाइस देगा, जितना भी अलग अलग हो रहा है कंपनीज़ में, अलग अलग इंटरनेशनलाइज, जितना भी अलग अलग तुम्हारा गाइडलाइन है, उसके बारे में एडवाइस करेगा। किसको एडवाइस करेगा? उसका देखो जो एडवाइजरी कम्युनिटी एक तैयार किया, उसको नाम दिया गया कि नेशनल एडवाइजरी कम्युनिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये जो नेशनल एडवाइजरी कम्युनिटी है, जो उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ये गाइडलाइन है, उसको सपोर्ट करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने तैयार किया। देखो आगे क्या होता है, जो ये नेशनल एडवाइजरी कम्युनिटी है, ये क्या करेगा, एडवाइस टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो नेशनल एडवाइजरी कम्युनिटी है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, क्या करने के लिए, ये एडवाइस देगा, ये एडवाइस टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये क्या करेगा, फॉर द पॉलिसी फॉलो बाई कंपनी एक्ट इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखो ये क्या करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जो साथ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी है ASB है, उसको क्या करेगा कि एडवाइस देगा। कैसा एडवाइस देगा कि फॉर द पॉलिसी फॉलोड बाय द कंपनी एक्ट के तहत जितना भी पॉलिसी फॉलो किया जाता है, कंपनी एक्ट इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, वो कैसा पॉलिसी होगा, उसमें कैसा कैसा गाइडलाइन को इंक्लूड किया जाएगा, वो सबको एडवाइस दिया गया। एडवाइस किसके द्वारा दिया गया? नेशनल एडवाइजरी कम्युनिटी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, उसके थ्रू एडवाइस दिया गया। और देखो यहाँ पर आगे आता है कि यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया एट ए ग्लेंस, जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार किया गया था, किसके मदद से, जो ये कम्युनिटी बनाया गया था, नेशनल एडवाइजरी कम्युनिटी बनाया गया था, इसके और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी है, ये है ASB है, दोनों के हेल्प से यहाँ पर देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यहाँ पर CIA हैज़ सो फार इशू 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसने क्या किया कि जो ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, ICAI है, उसने क्या किया कि जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से समझ लो कि गाइडलाइन होता है, 32 ठो गाइडलाइन को बनाया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को तैयार किया। किसने किया? ये देखो काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI है, उन्होंने क्या किया कि 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाया। ये है इसका लिस्ट, यहाँ पर है वो 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यहाँ से 1 से लेकर यहाँ 32 तक अलग अलग दिया हुआ है। आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, लेकिन उतना कंपलसरी नहीं है। और जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो तैयार किया था, उसको ब्रीफ में अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। ये जो बताया गया है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो 32 यहाँ पर देखो 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 से स्टार्ट होकर ये 32 तक, ये है आपको ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये जो लिस्ट है, उसी को अच्छे से डिफाइन किया गया है।
आप चाहो तो एक बार इसे देख सकते हो, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि याद करना है। देखो आगे आता है, ये जो देखो ऑल ऑफ एबव एक स्टैंडर्ड्स इशू बाय द अकाउंटिंग सेंट्रल बॉडीज़ एएसबी। मैंने बताया है एएसबी किसको बनाया था, जो वो चार्टर अकाउंटेंट वाला जो था ना, उसने एएसबी को बनाया था। और एएसबी ने चार्टर अकाउंटेंट वाले के साथ मिलकर क्या किया कि स्टैंडर्ड अकाउंटिंग कुछ गाइडलाइन को बनाया, जो कि यहाँ मैंने बताया है 1 से लेकर यहाँ पर 32 तक गाइडलाइन को बनाया। यहाँ पर क्या है, accounting standard body are recommended for use this company list to recognize stock exchange and other legal commercial industrial and business enterprises in the private and public sector। देखो और जो ये रूल है, ये जो गाइडलाइन तैयार किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी के द्वारा, इसको कौन फॉलो करने वाला है, इसको देश में कौन फॉलो करेगा, वो करेगा जो स्टॉक का एक्सचेंज करता है, जो लेन देन करता है, जो गुड्स होते हैं ना उसका लेन देन करता है। जो भी कंपनी हो या छोटा बिजनेस वाला हो, वो छोटा हो या बड़ा हो, जितना भी बिजनेसमैन वाला हो वो इसका इस्तेमाल करेगा। और जो भी देखो यहाँ पर जो लीगल इंडस्ट्री है और बिज़नेस के जितने भी इंटरप्राइजेज, जितने भी बिज़नेस के अलग अलग छोटे बड़े जितने भी कंपनी हैं और जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं, वो लोग भारत के अंदर, इंडिया के अंदर ये गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। ये कौन किया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी के द्वारा ये गाइडलाइन को दिया गया है। इंटरप्राइज इन द पब्लिक, ये कोई भी हो, या पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, ये मैटर नहीं करता है, बस इसको फॉलो करना ही करना है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। आगे आता है IFRS। देखो यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझने के बाद ये हमारा ख़त्म हुआ, और अब हम देखेंगे IFRS क्या होता है। सिंपल सा है, देखो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इन 2001 द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कम्युनिटी, ये IASC है, ये मैंने बताया था, जो कि बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, पूरे वर्ल्ड में एक ही गाइडलाइन को फॉलो किया जा सके, इसीलिए इसको बनाया गया था। देखो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कम्युनिटी IASC एस्टैब्लिश इन 1973 वाज रिप्लेस्ड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी IASB। देखो ये जो सबसे पहले 1973 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कम्युनिटी को जो बनाया गया था, उसको रिप्लेस कर देता है। कौन रिप्लेस करता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी। ये देखो ये जो कम्युनिटी बना था आपका 1973 में, उसको हटा देता है, रिप्लेस कर देता है। उसको रिप्लेस कौन करता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी, ये इसको रिप्लेस कर देता है पूरे तरह से। और देखो इतना तक तो हम समझ गए कि जो IASC है उसको वो रिप्लेस कर दिया जाता है किसके द्वारा, IASB यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी। अब ये रिप्लेस कर देता है इसको। और नेक्स्ट देखो इट अनाउंस्ड दैट इट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वुड बी कॉल्ड नेशनल फाइनेंशिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS। देखो सिंपल सा बात है कि यहाँ पर बस समझने वाला बात है। ये जो बोर्ड है IASB, इसने क्या किया कि वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखो ये समय समय पर या अलग अलग जो अकाउंटिंग जो गाइडलाइन लॉन्च करेगा, जो गाइडलाइन लाएगा, उस गाइडलाइन को क्या कहा जाएगा, उस गाइडलाइन को IFRS कहा जाएगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये समझ गए, ये जो है इसको पहले रिप्लेस कर देता है और फिर IASB क्या करता है, ये अपने गाइडलाइन का नाम रख देता है IFRS। समझ गए, ये IASB क्या करता है, अपने गाइडलाइन का नाम रख देता है IFRS। जितना भी गाइडलाइन ये निकालेगा उसका नाम यही रहेगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है यहाँ पर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का इंस्टीट्यूट है चार्टर अकाउंटेंट का, ICAF, ये इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, डिसाइडेड टू एडॉप्ट। इसने क्या किया, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है ICAF जो इंडिया का है, उसने क्या किया कि एडॉप्ट कर लिया। उसने जितने भी गाइडलाइन हैं, जितने भी रूल हैं, कैसा रूल, जो कि इसने बनाया था ये रूल, ये वाला रूल की मैं बात कर रहा हूँ IFRS, ये रूल को एडॉप्ट कर लेता है। कौन करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। देखो IFRS विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2011 में, अप्रैल का महीना था, पहला तारीख से ये IFRS के रूल को एडॉप्ट कर लेता है। इसी गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा। एट प्रेजेंट ओवर 110 कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन, अफ्रीका, वेस्ट एशिया, एशिया पैसिफिक रीजन आर रिक्वायर्ड टू विथ देखो
यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं IFRS, जो कि गाइडलाइन है ये IFRS। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इसको एडॉप्ट कर लिया किसने? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAF ने एडॉप्ट कर लिया। और कब एडॉप्ट किया? 2011 में, अप्रैल का महीना 1 तारीख को। और आज के समय में एट प्रेजेंट 110 देश, 110 कंट्री प्लस में यूरोपियन यूनियन, यूरोप के जितने भी अलग अलग यूनियन है, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीका महाद्वीप के, फिर वेस्ट एशिया के, एशिया पैसिफिक रीजन के जितने भी देश हैं, जितने भी कंट्री हैं, उसने वो क्या करते हैं? वो किसका इस्तेमाल करते हैं? IFRS का। यानी ये जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन को किसने तैयार किया था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने ये गाइडलाइन को तैयार किया था। ये गाइडलाइन का नाम है, ये जो गाइडलाइन का नाम है IFRS, उसको सभी देश, यूरोप में, अफ्रीका में, वेस्ट एशिया में, एशिया पैसिफिक में सभी लोग इसे आजमा लेते हैं, यूज करते हैं इसका। चलो इतना सब तो समझ में आता है, लेकिन कुछ आगे देखते हैं। आगे देखो, ये क्या था? इसने ये गाइडलाइन बनाया, चलो ठीक है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी आखिर है क्या, काम कैसे करता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कुछ सब देखते हैं। देखो, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी इज़ द इंडिपेंडेंट प्राइवेटली फंडेड बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिश एंड इम्प्रूविंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सिंपल सा बात है, आपको पढ़ कर ही समझ में आ गया होगा। जो ये IASB है, ये क्या है? इंडिपेंडेंट प्राइवेटली फंडेड बॉडी है। ये इंडिपेंडेंट है, प्राइवेट बैंक, ये जो प्राइवेटली, ये गवर्नमेंट का नहीं है, कोई सरकार का नहीं है, कहीं के सरकार का नहीं है। ये एक प्राइवेट है, प्राइवेट इंडिपेंडेंट फंडेड बॉडी है। जो मतलब कि जिसको जितने भी अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं, अलग अलग आदमी इसमें पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो बॉडी है, जो कि फंडेड किया जाता है अलग अलग लोगों के द्वारा, ये प्राइवेट वाला जो है, ये क्या चीज़ में रिस्पॉन्सिबल है? ये इम्प्रूविंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो IAS है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसको इम्प्रूव करने में ये हेल्प करता है। IASB हेल्प करता है। और यहाँ पर देखो, इस द इंटरनेशनल अकाउंटिंग, देखो यहीं पे ये बताया गया है कि पीछे छोड़ा, मैंने आपको ये यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ये हम इसकी बात कर रहे हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी, इसने क्या किया कि ये जो इसके पहले कौन रूल फॉलो किया जाता था? ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कम्युनिटी का गाइडलाइन फॉलो किया जाता था, लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया। मैंने आपको बताया कि इसको रिप्लेस कर दिया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी ने। यहीं पर यहाँ पर बताया गया कि इसने पीछे छोड़ दिया किसको? इसने इसको पीछे छोड़ दिया। देखो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है क्या ऑब्जेक्टिव है, IASB का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो, टू डेवलप, ये किसके डेवलपमेंट के लिए है? क्वालिटी, हाई क्वालिटी, रिक्वायरिंग द हाई क्वालिटी। जो स्टैंडर्ड होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा, जो गाइडलाइन होगा, वो हाई क्वालिटी होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जितने भी मेंबर हैं वो बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, बिज़नेस में या कंपनी में जितने भी मेंबर हैं, उनको अच्छे से, उन सभी को ये पता चलना चाहिए। दूसरा हो गया कंपेरेबिलिटी, कंपेयर करने में, अगर आपका जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे बिजनेस के साथ कंपेयर करने में हेल्प करेगा, अच्छा से मदद करे, इसीलिए ये मदद करता है। ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंस, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए या फाइनेंशियल तुम्हारा रिपोर्ट हो गया, जो कि किसी भी कंपनी का जो अकाउंट होता है वो तैयार करता है साल के आखिरी में, वो जो रिपोर्ट होता है उसको कंपेयर करने में या फिर अच्छा क्वालिटी का है उसको सभी के साथ साझा करने में ये मदद करता है। आगे है टू प्रमोट द यूज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देखो बिजनेस में क्या होता है कि कोई गाइडलाइन होना चाहिए, बिज़नेस में गाइडलाइन होना चाहिए। अगर बिज़नेस में अगर कोई अच्छा सा गाइडलाइन है तो बिज़नेस आपका लॉन्ग टर्म तक चलेगा, अच्छा से चलेगा, कंपेयर करने में सही रहेगा, गवर्नमेंट को भी इससे बहुत मदद मिलेगा। इसीलिए प्रमोट करता है कि हाँ बहुत लोग इस्तेमाल कीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, ये IASB है। फिर नेक्स्ट आता है टू ब्रिंग नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी। जो मतलब जो देश में स्टैंडर्ड, जो देश में गाइडलाइन को इस्तेमाल किया जाता है, और जो मतलब पूरे जो ये है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जैसे ये मैंने बताया ये है, और जो देश के जो अलग अलग देश के जो नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो अलग अलग गाइडलाइन होते हैं, उसको हाई क्वालिटी का हाई लेवल तक पहुंचाना चाहता है। हाई लेवल तक यानी कि बहुत अच्छा क्वालिटी होना चाहिए, कि यानी समझ लो कि जितना भी इंफॉर्मेशन आएगा, जितना भी आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट आएगा अकाउंट में, वो एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें उथल पुथल मतलब गलती नहीं होना चाहिए। सिंपल सा बात है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि देखो हम लोग ने ये देखा कि देखो IASB यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी क्या होता है, और अकाउंट ये इसने क्या किया कि इसको फॉर्म किया। ये क्या है? ये गाइडलाइन है। IFRS क्या है? एक गाइडलाइन है। थोड़ा हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि IFRS क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। मीनिंग ऑफ IFRS, देखो
सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। समझ गया, ये पूरे इंटरनेशनल से समझ रहे हो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में इसको फॉलो किए जाने का बात हो रहा है। आगे है तुम्हारा कि द प्रिंसिपल बेस सेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू डेवलप एंड इशू द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इनफैक्ट द न्यू स्टैंडर्ड यूज्ड बाय द AS देखो आर नोन एज द IFRS। देखो IFRS क्या है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल सा यही बताया गया है इस पैरा में कि IFRS क्या है। तो ये एक प्रिंसिपल बेस्ड आपका गाइडलाइन है, प्रिंसिपल बेस्ड गाइडलाइन है जो कि अलग अलग देशों में फॉलो किया जाएगा, सभी देश में फॉलो किया जाएगा। वो देखो इंटरनेशनल अकाउंटिंग जो ये स्टैंडर्ड है पूरे इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, उसके जो गाइडलाइन है उसको ये संभालेगा। कौन संभालेगा? IFRS। और यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है कि जो ये है IASB है, उसने तैयार किया है ये गाइडलाइन को, IFRS। समझे? इतना तक समझ गए। उसके बाद है देखो IASB, यहाँ पर इसका बात हो रहा है, हैज़ अ सो फॉर डेवलपमेंट 10 प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सो नोन एज द इतना, विच इज़ 1 to 9 अप्लाई टू कंपनीज एंड नंबर 10 फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। देखो ये जो बॉडी है IASB है, इसने ये गाइडलाइन तैयार किया गया है। इसने ये क्या किया कि IFRS के नाम से गाइडलाइन तैयार किया गया। लेकिन गाइडलाइन क्या है, कैसा गाइडलाइन है, ये तो पता होना चाहिए ना कि कैसा गाइडलाइन है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इसने ये गाइडलाइन तैयार किया और इस गाइडलाइन में 10 ठो आपका दिया गया है, 10 ठो आपका गाइडलाइन दिया गया है, 10 ठो अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया गया है जो हम आगे देखेंगे। इसमें बताया गया है कि 1 से 9 तक जितना भी आपका गाइडलाइन है वो बड़े बड़े कंपनीज़ के लिए है, जो कंपनी है उसके लिए है। और जो नंबर 10 पर है, नंबर 10 वो किसके लिए अप्लाई होगा? स्मॉल या फिर मीडियम का आपका बिजनेस है, छोटा मोटा आपका अगर शॉपकीपर वाला बिजनेस है या दुकानदार वाला या कुछ बिजनेस है, छोटा वाला बिजनेस है या फिर मीडियम साइज आपका बिजनेस है, तो वो 10वां नंबर आपके लिए अप्लाई होगा। और 1 से 9 तक कंपनीज़ के लिए, बड़े बड़े जितने भी कंपनी हैं। ये देखो ये जो गाइडलाइन है जिसको इसने तैयार किया है, इसने ये गाइडलाइन को तैयार किया। इसने क्या किया? 10 तो आपका अलग अलग आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया। 1 से शुरू होगा 1, 2, 3, 4, यहाँ आगे देखो 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक 9 तक जो है आपके कंपनीज़ के लिए अप्लाई होगा। और जो 10वां है स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए इस्तेमाल होगा। ये इसको आप एक बार चाहो तो देख सकते हो, लेकिन याद करने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ IFRS जो ये बॉडी है, ये जो गाइडलाइन है, ये जो ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये करेगा क्या? देखो ये करेगा ये कि प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होगा उसको सबके साथ साझा करेगा, सबको प्रोवाइड करेगा। किसको प्रोवाइड करेगा? जो बिजनेस के प्रोपराइटर होते हैं, जो ओनर होते हैं, मैनेजर होते हैं, क्लर्क होते हैं, स्टाफ होते हैं, एम्प्लॉय कर्मचारी होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, बैंक होते हैं, उनको साझा करेगा। बिजनेस का जितना इन्फॉर्मेशन है वो सबके लिए ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट इन द सेंस कि समझ लो कि सबको दिखाई देगा, आर पार कि हाँ क्या हो रहा है, प्रॉफिट लॉस क्या है, सब दिखाई देगा। सेकंड नंबर पे आता है टू प्रोवाइड कंपेरेबल इन्फॉर्मेशन, यानी कि समझ लो कि अगर आपका इन्फॉर्मेशन है आपके बिज़नेस का और दूसरे बिज़नेस का इन्फॉर्मेशन है, उसको आपस में सही से कंपेयर किया जा सके, ऐसा आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको बनाया गया है, सही से कंपेयर किया जा सके। तीसरा आता है प्रोवाइड अ हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन इन फाइनेंशियल। जो ये रिपोर्ट तैयार होगा, फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार होगा किसी भी बिजनेस का अकाउंट के थ्रू, रिपोर्ट जो तैयार होगा उसको क्या करेगा? उसको हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन होगा। अगर आप इस रूल को, इस गाइडलाइन को आप फॉलो करते हैं, तब कोई भी बिजनेस अगर इस गाइडलाइन को फॉलो करता है उसके बाद। नेक्स्ट आता है हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मैं बता चुका हूँ, हाई क्वालिटी का आपका इन्फॉर्मेशन होगा। फिर आपका है टू हेल्प द पार्टिकुलर इन वेरियस कैपिटल मार्केट ऑफ द वर्ल्ड एंड द अदर यूजेस ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। देखो हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन आपको अगर मिल रहा है, किसी भी कंपनी को या किसी छोटे बिजनेस को या मीडियम साइज बिजनेस को अगर अच्छा क्वालिटी का रिपोर्ट मिल रहा है अपने बिजनेस का, सिचुएशन क्या है, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, जो भी है अच्छे से आपको पता चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपका जो डिसीजन लोगे उसमें बहुत सुधार आएगा। वो जो डिसीजन होगा वो बहुत गारंटी है कि वो डिसीजन एकदम आपके लिए हेल्पफुल होगा, एकदम सही होगा डिसीजन, अगर जो आप डिसीजन लेते हो इस स्टैंडर्ड को, इस गाइडलाइन को समझने के बाद। समझे? नेक्स्ट आता है फीचर ऑफ IFRS। फीचर्स क्या होते हैं? अलग अलग थोड़े फीचर्स को देख लेते हैं। प्रिंसिपल बेस्ड रेट ऑफ अकाउंटिंग। देखो ये कुछ प्रिंसिपल पे बेस करता है। ये जो हम लोग ने पहले देखा था अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल होते हैं, ये इस चैप्टर के पहले वाले में उस पर ये बेस करता है। नेक्स्ट आता है IFRS क्या है?
ये जो गाइडलाइन है वो ड्राफ्ट इन क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में सबको बताया गया है। और जो देखो इजी टू अंडरस्टैंड एंड ऑपरेट, इसको समझना बहुत आसान है और इसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ईजी है। नेक्स्ट आता है कि IFRS लेज एम्फसाइज, मतलब जोर देना, एम्फसाइज ऑन द पॉइंट, ट्रांजेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक सब्सिस्टेंस रेदर देन लीगल फॉर्म। ये जो जोर देता है, ये जो IFRS का जो गाइडलाइन है, ये क्या करता है, जोर देता है इन द सेंस कि ये सभी बिजनेस को बताता है कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है बिजनेस में, वो जो होगा, जो ट्रांजैक्शन होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी का, वो लीगल बेस पर नहीं होकर जो आपका जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक सिचुएशन है, इकोनॉमिक सब्सटेंस है, उसको देख कर किया जाएगा, ना कि रेदर देन लीगली नहीं दिखा जाएगा, समझे। नेक्स्ट आता है अंडर IFRS जो ये गाइडलाइन है, लाइफ ऑफ एसेट आर रिवैल्यूड अनटिल दे आर नॉट कम्प्लीटली रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक। देखो इसमें सिंपल सा यही बताया गया है कि लाइफ ऑफ एसेट, जितना भी एसेट का आपका लाइफ है, अगर आप एसेट खरीद लिए हो तो आपका एसेट का जो लाइफ है वो हमेशा चलता रहेगा, नॉट कम्प्लीटली रिटन इन द बुक ऑफ अकाउंट, जब तक वो बेचाता नहीं है, जब तक अगर वो सेल नहीं होता है, आपका एसेट जो गुड्स है आपका सेल नहीं होता है तब तक वो आपके अकाउंट के बुक में रिकॉर्ड होते रहेगा, ये समझ लिए। ये देखो 4th नंबर छूट गया था, ये जो अंडर IFRS है वो क्या करता है, आपके एसेट को, लाइबिलिटी को, इनकम को, आपके एक्सपेंसेस यानी खर्चे को रिपोर्ट करता है। किसमें, फाइनेंशियल करेंसी नॉट इन द लोकल करेंसी। फाइनेंशियल करेंसी मतलब कि मेन करेंसी डैट अ कंपनी कंडक्ट, जो कंपनी कंडक्ट करता है करेंसी, जैसे कि अगर कोई कंपनी है वो डॉलर में लेन देन करता है, या कोई कंपनी है इंडियन है या कोई फॉरेन कंपनी है जो रुपया में लेन देन करता है, वो कंपनी का अपना करेंसी कहलाएगा, ये कंपनी का अपना करेंसी कहलाएगा। वो उस कंपनी, जैसे कि मान लो इंडिया में ज़्यादातर कंपनी इसको यूज करते हैं, तो ये कंपनी का अपना करेंसी हो गया, समझे। ये फंक्शनल करेंसी को यूज करेंगे, जो फंक्शन बिजनेस में चलता आ रहा है उस करेंसी को, ना कि जो आपका लोकल करेंसी है। लोकल करेंसी यानी कि मान लो कि आप डॉलर को यूज करना चाहते हो भारत में, लेकिन जो लोकल करेंसी है भारत में वो ये है, तो आप इसको चाहो तो आप नहीं यूज कर सकते हो, आप इसी को यूज करो, ऐसा इसमें बताया गया है। देखो आपका नेक्स्ट आता है कि IFRS मेक कंपोनेंट अकाउंटिंग मैंडेटरी, यानी कि कवर ऑल एक्सपेक्ट, अकाउंटिंग का जितना भी आपका प्रॉपर्टी है, आपका जितना भी कहाँ आपका इंडस्ट्री है तो प्लांट होगा, इंडस्ट्रियल प्लांट है, आपका जितना भी इक्विपमेंट है उसको आपको अकाउंटिंग में मैंडेटरी कर दिया जाएगा। कंपोनेंट में जो IFRS में कंपोनेंट अकाउंटिंग मैंडेटरी, आपको अकाउंट का जब आप काम करोगे तो उसका भी आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, समझे। नेक्स्ट आता है आपका एजम्पशंस यानी कि क्या क्या धारणाएँ हैं, क्या क्या बातचीत हो रही है, क्या क्या अलग अलग विचार हैं लोगों के IFRS के मतलब इसके पर्सपेक्टिव में। पहला आता है एक्रूअल एग्जम्पशन, यानी कि अगर मान लो एक बिजनेस में आपका सेल हो जाता है, कोई प्रोडक्ट सेल हो जाता है, तो आप क्या करोगे कि अकाउंटिंग के जो बुक है उसमें आप डायरेक्ट लिख दोगे, ये गाइडलाइन में लिखा हुआ है। फिर आता है आपका गोइंग कॉन्सेंट एग्जम्पशन, यानी कि आपका बिजनेस है, यानी कि अगर आप बिजनेस है आपका और आप IFRS का रूल को, गाइडलाइन को फॉलो करते हो, तो ये इसका कोई लिमिट नहीं है कि इतने ईयर तक फॉलो करना है या ऐसा कुछ है। आप जब तक बिजनेस चलता रहेगा तब तक आप IFRS के गाइडलाइन को फॉलो करते रहोगे, सिंपल सा है, ये धारणाएं हैं। फिर आपका आता है मेजरमेंट यूनिट एजम्पशन, इट मीन्स एसेट शुड बी रिफ्लेक्टेड एट करेंट वैल्यू। एसेट जो होगा, आपके बिजनेस का जो एसेट होगा वो आपका करेंट वैल्यू, आपका मतलब बिजनेस का कितना वैल्यू है उसके हिसाब से आपका चलेगा। जैसे कि फेयर वैल्यू, आपका जो सही दाम लगाया गया है, जो आप एसेट खरीदे हो, आप जो एसेट खरीदे हो उसका जो करंट वैल्यू क्या है। यानी कि समझ लो कि एग्जांपल के लिए आपने साल 2020 में कुछ खरीदा, कोई एसेट खरीदा अपने बिजनेस के लिए, मशीन खरीदा अपने फैक्ट्री के लिए, तो साल 2040 में क्या अपने मान लो कि 10,000 का खरीदा, तो ये इसका दाम हो जाएगा 20,000, हो सकता है 20,000 दाम हो जाएगा। तो यही है करंट वैल्यू को, यानी कि अभी जितना दाम है इसका, आपने खरीदा था 10,000 में, तो अकाउंटिंग के बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा 10,000, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो आप इसके गाइडलाइन को फॉलो करते हो तो आपको सुधार करना पड़ेगा। आपको वहाँ पर जो करंट वैल्यू है, करंट 2040 चल रहा है, तो 2040 में जो आपका है, मान लो 2040 चल रहा है तो 2040 में 20,000 है उसका दाम, तो 20,000 के हिसाब से उसका अकाउंटिंग में दर्ज होगा करंट वैल्यू के हिसाब से, सिंपल। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर आपका करंट वैल्यू हमने देख लिया। कांस्टेंट परचेज पावर एजम्पशन, यानी कि देखो वैल्यू ऑफ कैपिटल टू बी एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन टू द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि सिंपल सा इसी के बेस पे बताया गया है कि इन्फ्लेशन के हिसाब से बड़ा मतलब कितना आपका मुद्रा का, आपका जो है रुपया का गिरावट हो रहा है या बढ़ोतरी हो रहा है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि उसके हिसाब से आपका चलेगा कि आपका जो एसेट है, आपके बिजनेस का ये जो क्या कह सकते हैं नेटवर्थ है वो कितना है।
कुछ एडवांटेज या फिर बेनिफिट देख लेते हैं आईएफआरएस के। देखो इसमें क्या है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस। आप अगर आईएफआरएस को फॉलो करते हो, इस गाइडलाइन को फॉलो करते हो, तो आपको यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगा। यानी कि जब आप अकाउंटिंग का काम करोगे तो आपका जितना भी इंफॉर्मेशन है वो एकदम सटीक तरीके से एकदम यूनिफॉर्म वे में चलते रहेगा। सिंपल। फिर हेल्पफुल टू इंटरप्राइजेज ऑपरेटिंग ग्लोबली। अगर आपको मान लीजिए कि आपका जो एक आपका बिजनेस है उसको आपको चलाना है, आप इंडिया में हो, आप यूएस में अगर आपका बिजनेस आपको खोलना है तो आप इसी सिस्टम के हेल्प से आईएफआरएस का जो ये रूल है उसको फॉलो करते हुए आप यूएसए में भी आप बिजनेस कर सकते हो। सिंपल। यानी ये देखा। फिर देखो लोअर कॉस्ट ऑफ राइजिंग फंड एब्रॉड। यहाँ पर सिंपल है, आईएफआरएस हेल्प टू राइज द कैपिटल एब्रॉड सिंस द नो नीड टू प्रिपेयर 2 स्टेप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो यहाँ बहुत बड़ा स्टेटमेंट कहा गया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया कि 2 देश है, एक इंडिया है एक यूएसए है मान लो। तो समझ लो कि यहाँ पर मेरा बिजनेस चलता है इंडिया में, अगर हम उसको एब्रॉड में भी ले जाना चाहते हैं तो एब्रॉड में क्या होगा कि यहाँ पर मान लो एक सपोज कर लो कल को यहाँ पर एक कोई अलग गाइडलाइन फॉलो होता और कोई यहाँ पर अलग गाइडलाइन फॉलो होता, तो इसमें डिफरेंस क्या हो जाता कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो रिपोर्ट आपका अकाउंट तैयार करेगा वो कुछ यहाँ पर कुछ और रिपोर्ट होगा और जो यहाँ के हिसाब से जो गाइडलाइन को फॉलो करते हुए यहाँ पर कुछ और रिपोर्ट होगा। लेकिन अगर आप आईएफआरएस को फॉलो करते हो तो यहाँ पर इंडिया में भी आईएफआरएस को फॉलो किया जाता है और यूएसए में भी फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर भी आपका रिपोर्ट वही रहेगा और यहाँ पर भी आपका रिपोर्ट वही रहेगा। यहाँ पर सिंपल सा लिखा है कि नो नीड टू प्रिपेयर 2 स्टेप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको 2 जगह अलग अलग रिपोर्ट बनाने का ज़रूरत नहीं है इस रूल के, इस गाइडलाइन के हिसाब से। नेक्स्ट यहाँ पर बेनिफिट टू इन्वेस्टर। जितने भी आपके इन्वेस्टर हैं, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बेनिफिट होगा। मान लो आपका जो रिपोर्ट तैयार होगा उसमें अगर प्रॉफिट दिखा दिया जाएगा, प्रॉफिट गलत होगा, तो क्या होगा कि आपके इन्वेस्टर का एक तरह से जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, उनका तो एक तरह से नुकसान ना हो जाएगा सही रिपोर्ट अगर उनको नहीं मिलेगा तो। लेकिन अगर सही रिपोर्ट मिलेगा तो बेनिफिट होगा। बेनिफिट आपको इन्वेस्टर जितने भी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं या इन्वेस्ट किए हैं उनका बेनिफिट होगा अगर उनको सही जितना भी रिपोर्ट है उनको सही से मिल जाए तब। आईएफआरएस का जो ये गाइडलाइन है उसका जो क्वालिटी होता है फाइनेंशियल रिपोर्ट का वो बहुत अच्छा होता है, बेटर क्वालिटी का, अच्छा क्वालिटी का होता है। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल टू होल्डिंग एंड सब्सिडियरीज कंपनी। देखो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि स्ट्रक्चर और ग्रोइंग बिजनेस। अगर आपको कोई भी बिजनेस को छोटे बिजनेस को अगर आपको स्ट्रक्चर करना है एक ग्रोइंग कंपनी में, यानी कि आपको ग्रोइंग बनना है, अगर आपको बड़ा बनना है, आपके बिज़नेस को हाई लेवल तक ले जाना है, तो अगर आप आईएफआरएस का गाइडलाइन को फॉलो करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा, हेल्प करेगा अगर आप इसको होल्ड करके रखते हो आईएफआरएस को तब। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल फॉर अकाउंटिंग प्रोफेशनल। देखो अकाउंटिंग प्रोफेशनल विल बी एबल टू रेंडर देयर सर्विस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो आईएफआरएस के जितने भी लोग हैं, अकाउंटेंट हैं, जो प्रोफेशनल आदमी लोग हैं, वो क्या करते हैं कि अगर एक ही गाइडलाइन को फॉलो करते रहेंगे तो उनको भी रिपोर्ट तैयार करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मान लो देखो ये इंडिया में कुछ और गाइडलाइन फॉलो होता है, यूएसए में कुछ और फॉलो होता है, तो इससे क्या होगा कि एक जगह में आप तो तैयार कर लोगे लेकिन दूसरे जगह पर आपको दूसरे सिस्टम से आपको काम करना पड़ेगा। इसीलिए जो प्रोफेशनल होते हैं अकाउंटिंग के, जो अकाउंटेंट का काम करते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं, जो अकाउंटेंट होते हैं प्रोफेशनल, उनको हेल्प मिलता है। अगर वो अब्रॉड भी जाते हैं इंडिया से अब्रॉड भी जाते हैं तो उन्हें रिपोर्ट तैयार करने में प्रॉब्लम नहीं आता है। कुछ डिफ़िकल्टीज़ देख लेते हैं। अगर आपका देखो यहाँ पर एडवांटेज है या बेनिफिट है तो डिफ़िकल्टीज़ भी तो होगा। यहाँ पर डिफ़िकल्टी या फिर चैलेंजेस क्या क्या हैं ये देख लो। IFRS आर मोर प्रिंसिपल बेस्ड एंड अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्रिपरेशन। जो ये IFRS है, ये जो गाइडलाइन है वो बहुत आपका फ्लेक्सिबल है। वो बिजनेसमैन को अलाउ देता है कि आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बदलाव कर सकते हो। लेकिन इंडिया में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडिया के जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से वो बहुत कठोर है। और वो आपको इतना मतलब परमिशन नहीं देता है कि आप इतना फ्लेक्सिबल होकर जितने भी बिजनेस हैं वो काम कर सके। इतना फ्लेक्सिबल होकर आप काम नहीं कर सकते हो इंडिया में रह के। फिर नेक्स्ट आता है IFRS बेस्ड ऑन द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर हैं और जो बिज़नेस के ओनर हैं उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से लॉ में बदलाव करता है, जो भी गाइडलाइन है उसमें बदलाव करता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडिया में जितने भी गाइडलाइन फॉलो किए जाते हैं वो लीगल रिक्वायरमेंट होते हैं। यानी कि उसको बिजनेसमैन के हिसाब से तैयार नहीं किया जाता है, उसको कानून के हिसाब से तय किया जाता है कि क्या आपका रहेगा, आपका मतलब क्या गाइडलाइन में रहेगा, क्या आपका प्रायोरिटी रहेगा, क्या आप इन्वेस्टर क्या चाहते हैं
ये उस सबको ध्यान में रखते हुए कानून डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए। देखो नेक्स्ट आता है आपका एडॉप्टिंग ऑफ IFRS इज़ कॉस्टली प्रोफेशन। अगर आप इंडिया में, खास करके इंडिया में अगर आप IFRS को फुली लॉन्च करना चाहते हो, सभी कंपनी के लिए, सभी छोटे से बड़े बिजनेस के लिए अगर आप कंपलसरी करना चाहते हो IFRS के जो गाइडलाइन है, तो ये बहुत कॉस्टली होगा, बहुत महंगा प्रस्ताव है ये, बहुत ज़्यादा आपको कॉस्ट चुकाना पड़ेगा इसमें। जितने भी पेपर वर्क हैं, ये बहुत अलग अलग फॉर्मेलिटीज़ है, वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है IFRS एज दे डू नॉट हैव एनी मार्केट इनिशिएटिव फॉर द प्रिपरेशन ऑफ IFRS फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो IFRS में ये है कि वो मार्केट के हिसाब से नहीं चलता है। IFRS डू नॉट हैव एनी मार्केट इनिशिएटिव, मार्केट के में जितने भी अलग अलग कदम उठाए जाते हैं उसके हिसाब से अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको तैयार नहीं करता है, इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट आता है आपको 6 नंबर में अंडर IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिजनेस इंटरप्राइजेज, जितने भी अकाउंटिंग के गाइडलाइन हैं और बिजनेस के जितने भी कंपनीज़ हैं, अलग अलग बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेस हैं, नीड्स साइबर टेररिज्म एंड डाटा करप्शन। देखो ये अंडर IFRS कवरेज अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड है, बिजनेस जो क्या करते हैं इंक्रीज देयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन्होंने क्या किया, जो ये गाइडलाइन है इसमें इन्होंने IFRS वाले जितने भी तय करते हैं लोग, इन्होंने इस गाइडलाइन में क्या किया कि जो ये साइबर टेररिज्म, जो साइबर आपको हैक कर लेते हैं, ये सब होता है। फिर डाटा करप्शन जो होता है डाटा का, वो आप नहीं कर सकते हो, ये गाइडलाइन का आपका स्पेशलिटी हो सकता है। और जो इंक्रीज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, ये जो सिक्योरिटी है IT का जो सिक्योरिटी है इसको ये मेंटेन करके रखता है। ये इसमें कह सकते हो इंडिया के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा डिमेरिट है, और जो वर्ल्ड वाइड ये पूरे दुनिया के हिसाब से ये थोड़ा मेरिट है। ये तो हमने देख लिया कि क्या आपका बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। फिर देख लो कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कैसा फाइनेंशियल, अगर IFRS के हिसाब से आपका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार किया जाता है किसी भी बिजनेस में, वो कैसा होता है, कॉन्टेनिंग एसेट लाइबिलिटी इक्विटी। आपका जो ये क्या करता है, आपका एसेट दिखाता है, लाइबिलिटी दिखाता है, आपका इक्विटी दिखाता है। फिर आपका स्टेटमेंट ऑफ, देखो इनकम स्टेटमेंट आपका प्रोवाइड करवाता है IFRS के हिसाब से। इस गाइडलाइन को अगर आप फॉलो करते हो तो इनकम स्टेटमेंट आपका इनकम क्या है उसके हिसाब से बताता है, लाइबिलिटी क्या है, फिर रेवेन्यू कितना हो रहा है, एक्सपेंसेस कितना है आपका, फिर आपको बताता है चेंजेस इन इक्विटी में आपका क्या बदलाव आ रहा है, आपका कैश फ्लो आपका कैसा चला है बिजनेस में। फिर आपका क्या कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी आपको में क्या बदलाव करने चाहिए, क्या चेंजेस करने चाहिए, वो सब आपको नोट करके बताता है। सिंपल भाषा में अकाउंटिंग के जो IFRS है, ये जो गाइडलाइन है ये आपको बहुत तरीके से हेल्प करता है। सिंपल आगे देखोगे तो द US इज़ ऑल्सो प्रोग्रेसिंग टुवर्ड IFRS फॉर द पर्पस दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम USA GAAP टू एक्सेप्ट IFRS। USA ने भी प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। IFRS जो ये सिस्टम है IFRS का, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। जो ये गाइडलाइन है ये बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल है हर किसी के लिए। इसीलिए USA जैसा कंट्री जो कि USA GAAP का जो ये सिस्टम फॉलो करता था, वो भी अब शिफ्ट हो रहा है। किस में शिफ्ट हो रहा है, IFRS पे शिफ्ट हो रहा है। लेकिन ये तो रहा कि USA में क्या हो रहा है, लेकिन भारत में क्या हो रहा है ये भी देख लो। एडॉप्टिंग इन इंडिया द नेशनल एडवाइजरी कम्युनिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखो जो नेशनल एडवाइजरी कम्युनिटी है NAC है, उसने क्या किया कि एडवाइस दिया, क्या किसको, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट जो हैं इंडिया के जो मिनिस्टर्स ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जितने भी गवर्नमेंट हैं उनको एडवाइस दिया। क्या एडवाइस दिया, फॉर इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन लाइन विथ IFRS, जो इंडिया के जो अकाउंटिंग गाइडलाइन है उसको मर्ज कर दिया जाए उसको, और IFRS के जो ये सिस्टम है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में, पूरे दुनिया में फॉलो किया जाता है, उसको साथ में लेके फॉलो किया जाए, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। किसने, नेशनल एडवाइजरी कम्युनिटी है। पहले हम लोग ने इसी में बात किया था, जो नेशनल एडवाइजरी कम्युनिटी है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, याद करो। इसने क्या किया कि एडवाइस दिया, किसको एडवाइस दिया, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। फिर देखो नेक्स्ट आता है कि इन इंडिया IFRS वेयर एडॉप्टेड। इसीलिए जो इंडिया में IFRS का जो सिस्टम है उसको 2011 में ही एडॉप्ट कर लिया गया था कि हाँ इंडिया में भी अगर आप चाहो, अगर आप जो भी कंपनी है या बिजनेसमैन है वो चाहें तो IFRS के सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। सिंपल सा बात है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड द IFRS विल बी मैंडेटरी इन इंडिया फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पीरियड्स बिगनिंग ऑन द, देखो जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या किया कि अनाउंस कर दिया कि IFRS का जो ये गाइडलाइन है ये मैंडेटरी कर दिया गया सभी कंपनीज़ के लिए कि जितने भी इंडिया में कंपनी है वो इसे फॉलो करेंगे।
लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे कम कंपनीज़ हैं, बहुत इंडिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ऐसे कम बिजनेसेस हैं, कंपनी हैं जो कि IFRS के ये जो गाइडलाइन है इसके हिसाब से चलते हैं, समझ लिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, देखो फेजेस ऑफ एडॉप्शन यानी कि भारत में अगर IFRS को एडॉप्ट किया जाएगा, IFRS को 2011 में लाया गया, तो मतलब कि कैसे, अगर किसी मान लीजिए कोई नया कंट्री है उसमें IFRS के रूल को लाना है तो क्या फेज़ रहेगा, क्या सिस्टम रहेगा, प्रोसीजर कैसा रहेगा। देखो पहले क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी को ये अडॉप्ट करना पड़ेगा IFRS के रूल को। नेक्स्ट क्या करेगा, जो बैंकिंग कंपनी है, जो इसका बैंक हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ एक्सेस, जिसका 300 करोड़ से ज़्यादा का नेटवर्थ है, वो बैंकिंग कंपनी IFRS के जो ये सिस्टम है उसको फॉलो करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी कि समझ लो कि कंपनी ऐसे कंपनी जिसका नेटवर्थ है मोर देन 1000 करोड़ से ज़्यादा का, जिसका नेटवर्थ है, जिसका मतलब पूरा एसेट कह सकते हो, एसेट है, वो इसको फॉलो करेंगे। पहले करेगा कौन, इंश्योरेंस कंपनी करेगा, इंश्योरेंस कंपनी के बाद बैंकिंग कंपनी करेगा, फिर नॉन बैंकिंग कंपनी करेगा, जैसे कि आपका जो लोकल कंपनी हो सकते हैं वो करेंगे जिनका 1000 करोड़ से ज़्यादा का नेटवर्थ है। तो ये था इस चैप्टर में, बहुत ही इजी चैप्टर था, बस समझने का खेल था। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए तब तक के लिए जय हिंद।